2016 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक नया सुपरस्टार पैदा हो चुका था। हर स्कूल बैग में, हर यूनिवर्सिटी कैंटीन में, हर दुकान के काउंटर में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, हुए हुए चिप्स। सिर्फ एक साल के अंदर इस ब्रांड ने इतनी तेजी से ग्रोथ की कि इंडस्ट्री के पुराने जायंट भी परेशान हो गए। टारगेट था नंबर 1 पोजीशन और वो दूर नहीं था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जिस ब्रांड का टीवी पर रोज ऐड आता था वो धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो गए। जिस फाउंडर ने बिलियन रुपीस इंडस्ट्री को चैलेंज किया उसी को अगवा कर लिया गया। इन्वेस्टर्स को धमकी मिलने लगी और देखते ही देखते ओए चिप मार्केट से ऐसे हट गया जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन था या फिर इसके पीछे कोई पावरफुल नेटवर्क था जो पाकिस्तानी ब्रांड्स को ग्रो होने ही नहीं देना चाहता था? आखिर कौन था जो इस ब्रांड को दबाना चाहता था और क्यों? आज हम डिटेल में जानेंगे ओए चिप्स का राइज, कंट्रोवर्सीज और मिस्ट्री डाउनफॉल की पूरी कहानी। वो सच जो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। हाल था 2015। उस वक्त पाकिस्तानी स्नैक मार्केट किसी खाली फील्ड जैसी नहीं थी जहां कोई भी आकर खेल शुरू कर सकता था। ये एक बैटल फील्ड थी जहाँ एक मल्टीनेशनल जायंट का 60% से ज्यादा मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका, एडवर्टाइजिंग उनकी, शेल स्पेस उनकी, नए ब्रांड के जगह बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन इसी एनवायरनमेंट में यूनाइटेड स्नैक प्राइवेट लिमिटेड जो पिछले 60 सालों से पाकिस्तान के एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही थी, उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया। कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रहेंगे, अब वो सीधा ग्लोबल जायंट को चैलेंज करेंगे। लाहौर के करीब उन्होंने अपनी सबसे एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट शुरू की। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। ये उनका अब कहता सबसे बड़ा एक्सपेंशन था। विजन क्लियर था, अगर कॉम्पीट करना है तो सामने वाले लेवल पर ही करना होगा। इसलिए फैक्ट्री सेक्टर में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया गया। एंड पोटैटो चिप प्रोसेसिंग लाइन को डायरेक्ट यूरोप और टर्की से इंपोर्ट किया गया। ये सिंपल फ्राई नहीं रहे, फुली ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम थे जहां हर सब सही से कंट्रोल होता था। प्रोसेस को इस तरह डिजाइन किया गया, हाईली क्वालिटी पोटैटो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से वॉश होने लगे, फिर ऑटोमेटिक स्लाइसर से उन्हें इक्वली थिकनेस में कट किया गया। टेम्परेचर कंट्रोल फायर ने उन्हें एग्जैक्ट टाइमिंग पर हीट किया गया ताकि हर चिप क्रंच हो, और आखिर में टोमेटो सीजन ड्रम मेजर क्वालिटी में फ्लेवर कोट किया गया। ये सारा सिस्टम म्यूचुअल गैस वर्क पे नहीं था, मशीन प्रोग्रामिंग पर चल रही थी, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पर जब मल्टीनेशनल ब्रांड भी ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन सिर्फ मशीन और इन्वेस्टमेंट काफी नहीं होती, फाउंडर का विजन भी उतना ही जरूरी होता है। कंपनी का गोल सिर्फ चिप बेचना नहीं था, उनका टारगेट का पाकिस्तानी यू। वो एक ऐसा ब्रांड बनना चाहते थे जो देसी हो, रिलेटेबल हो और प्राउडली लोकल हो, लेकिन क्वालिटी में इंटरनेशनल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, प्रोडक्ट रेडी था, सिर्फ एक ही चीज मिसिंग थी, नाम। मार्केटिंग टीम की मीटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, मल्टीपल सजेशन आ रहे थे। सब चाहते थे कि नाम कैची हो, शॉर्ट हो और रिएक्शन क्रिएट करे। तभी किसी ने कैजुअली कहा, नाम ऐसा हो कि बंदा एक बाइट ले और मुंह से निकले ओए होए। रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस हुआ, फिर सबको क्लिक हुआ। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं था, ये पाकिस्तानी एक्सप्रेशन था, सरप्राइज था, एक्साइटमेंट था और टेस्ट था। और उसी के ब्रांड का नाम फाइनलाइज हो गया, होए होए। नाम सिंपल था, देसी था और याद रहने वाला था। वर्ड ऑर्गेनिकली स्प्रेड होने लगा। लोग चिप खाते और लिटरली कहते हुए हुए। एक पावरफुल विजन, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल स्टैंडर्ड फैक्ट्री, सब कुछ परफेक्टली अलाइन था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही अरसे बाद यही प्रोजेक्ट उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने। फैक्ट्री ऑपरेशनल हो चुकी थी, प्रोडक्शन फुल स्विंग में था, लेकिन यूनाइटेड स्नैक्स सिर्फ चिप मैन्युफैक्चर नहीं कर रही थी, वो एक कैलकुलेटेड मार्केट एंट्री पर प्लान कर रही थी। फ्लेवर्स के लिए डेडिकेटेड R&D यूनिट एस्टैब्लिश किया गया, डिफरेंट सिटीज में टेस्ट ट्रायल कंडक्ट किए गए। कराची के कंज्यूमर का प्रेफरेंस साइटली डिफरेंट था, लाहौर का डिफरेंट। फीडबैक के बेसिस पर सीजनिंग फार्मूलास एडजस्ट किए गए। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, हर रीजन को लगे ये चीज उनके टेस्ट के लिए बनाया गया है। क्वालिटी कंट्रोल को स्ट्रिक्ट रखा गया, हर बैच क्रंच, कलर और सीजनिंग बैलेंस के लिए टेस्ट होता था। कंपनी चाहती थी कि जब कस्टमर पैकेट खोले तो एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट हो, चाहे वो इस्लामाबाद से खरीदे या मुल्तान से खरीदे। पैकेजिंग को विश्वसनीय वेपन की तरह ट्रीट किया गया। रिसर्च ने शो किया कि रिटेल सेल्फ पर डिसीजन सिर्फ कुछ सेकंड का ही होता है, इसलिए बोल्ड, वाइब्रेंट कलर और क्लीन टाइपोग्राफी यूज की गई। ब्रांड नेम ओयो को सेंटर में लार्ज फॉन्ट में रखा गया ताकि दूर से भी क्लियरली नजर आए। प्राइसिंग स्ट्रेटजी अग्रेसिव थी, सेम प्राइस, स्लाइटली ज्यादा क्वालिटी और रिटेलर को ज्यादा मार्जिन ताकि शेल्फ पर स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मिले। ये एक डायरेक्ट चैलेंज था मार्केट लीडर्स के लिए। उस वक्त चिप एडवर्टाइजिंग का किंग लेस था, जिसके एड में वसीम अकरम नजर आते थे। हैवी बजट और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन उनकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन ओयो ने डिफेंसिव अप्रोच नहीं ली। ब्रांड एम्बेसडर बनाया फवाद खान को, जो उस वक्त यूथ आइकन थे। सोशल बस क्रिएट हुआ, कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई और सैम्पलिंग कैंपेन ने डिमांड को और फास्ट ग्रो कर दिया। 2016 में ग्रैंड लॉन्च हुआ, टीवी कमर्शियल, बिल बोर्ड्स और अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सुपरमार्केट से लेकर छोटी किराने के स्टोर तक प्रोडक्ट रीच कर गया। इनिशियल क्वार्टर में सेल अनएक्सपेक्टेड ग्रो हुए, कुछ स्टोर में प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए। लेकिन जब कोई ब्रांड तेजी से ऊपर जाता है, असली कहानी तभी शुरू होती है।
ग्रैंड लॉन्च के बाद ओए की सेल में जबरदस्त बूम आया। रिटेलर बताने लगा स्टॉक दिनों में खत्म हो रहा है। इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 6 महीनों में ब्रांड ने मेजर सिटी में स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली थी और अर्ली फेज में डबल डिजिट मार्केट शेयर तक पहुंच गई थी। मसाला और सॉल्टेड फ्लेवर यूथ के फेवरेट चॉइस बन गए। स्कूल और कॉलेजेस में ओए ट्रेंड बन चुका था। रिटेलर कॉम्पिटिटिव मार्जिन मिल रहे थे, जिस वजह से दुकानदार इसे एक्टिवली प्रमोट भी कर रहा था। स्नैक मार्केट लॉन्ग टाइम लीडर लेस पहली बार रियल कंपटीशन फील कर रहा था। इंडस्ट्री सर्कल में सिर्फ यही बात चल रही थी कि प्रमोशनल स्कीम और शेल्फ पे वो इंटेंसिफाई हो चुकी थी। 2016 के एंड तक ओए बेस्ट सेलर बनने की रेस में था, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद एड्स कम होने लगी, डिस्ट्रीब्यूशन श्रिंक होने लगे और एक साल के अंदर ब्रांड ऑलमोस्ट गायब हो चुका था। जिस तेजी से ओए उठा था उसी तेजी से वो गिर गया। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बिजनेस राइवल ही थी या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी? चलिए अब इस सवाल को सीधा समझते हैं। 2023 के एंड में इसराइल वॉर के बाद पाकिस्तान में बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गई। लोग मल्टीनेशनल प्रोडक्ट की जगह लोकल ब्रांड ढूंढने लगे। मार्केट ऑब्जर्वर्स के मुताबिक कुछ मल्टीनेशनल बेवरेज ब्रांड की सेल में डबल डिजिट डिक्लाइन आया, जबकि लोकल अल्टरनेटिव की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी। इसका सबसे बड़ा फायदा कोला नेक्स्ट को हुआ। जनवरी 2024 में जहां इसका मार्केट शेयर लगभग 2% था, कुछ ही महीनों में वो रिपोर्टेडली 10 से 12% हो चुका था। लेकिन फिर जुलाई 2024 को कराची से कोला नेक्स्ट एसोसिएट बिजनेसमैन जुल्फिकर अहमद को रिपोर्टेडली किडनैप कर लिया गया। 5 दिन बाद उन्हें रिकवर कर लिया गया। इस इंसिडेंट पर कोई डिटेल इन्वेस्टर कवरेज सामने ही नहीं आया। इसी तरह सलाम कोला के ओनर ने पाकिस्तान में एंट्री के दौरान बैक ट्रैक का जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर किया जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन ये तमाम वाक़े ऑफिशियली दूसरे से लिंक नहीं किए गए। लेकिन सवाल फिर भी उठता है, अगर 2024 में रैपिडली ग्रो करते हुए लोकल ब्रांड के साथ ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हो सकता है, तो 2016 में क्या ही हुआ होगा जब ओए ने मल्टीनेशनल जायंट को चैलेंज किया था? क्या वो सिर्फ बिजनेस फेलियर था या कहानी कुछ और भी? अब बात करते हैं ओए की डाउनफॉल की। 2016 तो ओए यूथ में रैपिडली ग्रो हो चुका था, लेकिन स्नैक मार्केट कैटेगरी डोमिनेंट प्लेयर लेस सालों से मार्केट कंट्रोल कर रहा था। जब कोई चैलेंजर फास्ट ग्रो करता है तो कैटेगरी लीडर नेचुरली डिफेंसिव स्ट्रेटजी एक्टिवेट करता है। कंपटीशन टीवी से निकालकर हर दुकान काउंटर तक आ चुकी थी। ओए की एडवर्टाइजिंग स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उनका डीप नहीं था। कई एरिया में कस्टमर एड देखकर शॉप पर जाते, पर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता। सिर्फ कुछ ही महीने में मार्केट डायनामिक चेंज होने लगी। दूसरी तरफ लेस के पास मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग लीडर सिस्टम और बैरियर ट्रेड मार्जिन भी थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक इस वक्त एग्रेसिव ट्रेड प्रमोशन की जाती है ताकि मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक रिटेलर को 2 से 3% एक्स्ट्रा मार्जिन भी दिया गया। साथ ही ओए रैपिड एक्सपेंशन के दौरान अपने कैश फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल रखने में स्ट्रगल करना था। धीरे धीरे सेल्फ पेस कम होने लगी, विजिबिलिटी गिरने लगी और जो ब्रांड कुछ महीनों पहले बूम कर रहा था वो प्रेशर में आ गया। अब शायद यहीं से ओए की कहानी में अनएक्सपेक्टेड। इंडियन सोर्सेज के मुताबिक इस फेज में लेस ने ट्रेड लेवल पर अग्रेसिव स्कीम इंट्रोड्यूस की, जैसे ज्यादा क्वांटिटी पर एक्स्ट्रा फायदा और प्राइम शेल्फ प्लेसमेंट रिवॉर्ड। रिटेलर नेचुरली उस ब्रांड को प्रायोरिटी देते हैं जहां मार्जिन भी ज्यादा हो और सप्लाई भी स्टेबल हो। एफएमसीजी इंडस्ट्री में ऐसे मूव को कंपटीशन का हिस्सा माना जाता है। प्रॉब्लम ये थी, ओए का डिस्ट्रीब्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। कस्टमर एड देखकर शॉप पर जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हर जगह कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं होता। दूसरी तरफ लेस के पास ऑलरेडी नेशन वाइड डीलर नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग रिटेल कंट्रोल था। इस दौरान मार्केट में अफवाहें फैलने लगी और कुछ सप्लायर ने सप्लाई स्लो कर दी। इसका सीधा असर ओए के कैश फ्लो और रीऑर्डर साइकिल पर पड़ा। सेल पे स्क्वीज होने लगे और ब्रांड गोड मोड से निकलकर सर्वाइवल मोड पर आ चुकी थी। मार्केट में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जब जगह छीन ली जाए तो वापस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या ओए का डाउनफॉल सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हुआ? नहीं, यूनाइटेड स्नैक के लॉन्च फेज पे करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च किए गए। टीवी एड्स, बिल बोर्ड और फवाकार के एनवायरनमेंट ने ब्रांड को ओवरनाइट हाइप दे दी। लेकिन जब सेल्स नंबर एनालाइज हुए, प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कंसिस्टेंट नहीं थी। डिमांड क्रिएट हुई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था और रिपीट परचेज स्ट्रॉन्ग नहीं बन सके। फिर एक क्रिटिकल डिसीजन लिया गया, मार्केट बजट फ्रीज कर दिया गया। जैसे ही एड बन में विजिबिलिटी गिर गई। एफएमसीजी मार्केट में स्पीड और फ्लो सब कुछ होता है। पोस्टर उतर गए, कमर्शियल रुक गए और ब्रांड धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी से फेड होने लगा। साथ ही सप्लाई चेन प्रेशर, लेट रीस्टॉकिंग और वीक रिटेल एग्जीक्यूशन ने सिचुएशन को और खराब कर दिया। कैश फ्लो टाइट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड नहीं हो पाई, इसलिए पूरा ब्लेम लेस पर डालना सही नहीं होगा। कंपटीशन प्रेशर था, लेकिन इंटरनल प्लानिंग एग्जीक्यूशन भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। यूनाइटेड स्नैक्स आज भी बिजनेस कर रही, वो कुछ शॉप पर मिल भी जाता, लेकिन जो क्रेज कभी नेशनल लेवल पे था, अब वो सिर्फ एक याद बन के रह गया।